हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10th के नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड का 7वां पाठ परंपरा का मूल्यांकन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अगर आपको कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर या फिर संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्य खंड संपूर्ण व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ की किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको परंपरा का मूल्यांकन पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। हमने आपको बताया था कि आपके बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन। पाठ के साथ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, और पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। तो हम आपको पाठ के साथ वाले क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो पाठ का ही नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो ये जो परंपरा होता है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, रीति रिवाज जो हमारे होते हैं उन्हीं को परंपरा कहा जाता है, जो हमारा कल्चर है। तो जो परंपरा का ज्ञान है वह सबसे ज़्यादा किनके लिए आवश्यक है और उनके लिए आवश्यक क्यों है, ये पूछा जा रहा है। तो हमने पाठ के फर्स्ट पैराग्राफ में इस बात के बारे में बताया था, फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा, मेरी सभी बातों को माइंड कंसेंट्रेट करके समझते हुए चलिएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवा दें। तो इसका आंसर है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनकर रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, अर्थात प्रगतिशील आलोचना साहित्य परंपरा का ही मूर्त ज्ञान है। तो इस एक क्वेश्चन में ही दो बात सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है, दोनों बातों को आपको अच्छे से समझना है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर, पुरानी रूढ़ियाँ को तोड़कर नई क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि अगर वे परंपरा के पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर कुछ नया करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको परंपरा के बारे में नॉलेज लेना होगा कि परंपरा होती क्या है। तो उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। और उनके लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, और अगर आप परंपरा का ज्ञान नहीं लीजिएगा तो आप प्रगतिशील आलोचना का विकास नहीं कर पाइएगा। प्रगतिशील जो आलोचना है वही साहित्य परंपरा का ही मूर्त ज्ञान है। इसलिए परंपरा का ज्ञान जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए है क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। जो परंपरा का मूल्यांकन है उसमें साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक इसको महत्वपूर्ण क्यों मानता है। तो परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु प्रथम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण आवश्यक है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना का बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर है, तथा यह भी देखना होगा कि साहित्य वर्तमान समय में लोगों के लिए कहाँ तक उपयोगी है, क्या वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या फिर हरासमान वर्ग का। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि जो परंपरा का मूल्यांकन है उसमें साहित्य के वर्गीय आधार का जो विवेक है वो लेखक के लिए इसको महत्वपूर्ण क्यों मानता है। तो लेखक का सिर्फ यही कहना है कि जो परंपरा का मूल्यांकन है उसमें साहित्य वर्गीय का आधार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु प्रथम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करना आवश्यक है जो कि शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। हमें उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर है, तथा यह भी देखना होगा कि जो साहित्य अभी वर्तमान समय में चल रहा है वह लोगों के लिए कहाँ तक उपयोगी, अर्थात वर्तमान समय में जो साहित्य का निर्माण किया जा रहा है, जो साहित्य बनाए जा रहे हैं, वो जो साहित्य है वो छोटे लोगों के लिए, वर्तमान समय में गरीब लोगों के लिए कहाँ तक उपयोगी है, उनके लिए फायदेमंद है या नहीं, क्या वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य ह्रासमान है या फिर उनके लिए फायदे का चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम लोगों को परंपरा का मूल्यांकन करना पड़ता है और उसका वर्गीय आधार का विवेक देखा जाता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को लेखक महत्वपूर्ण मानते हैं।
क्योंकि बहुत सारे साहित्य ऐसे होते हैं जिन सारे साहित्यों में शोषक वर्गों के विरुद्ध साहित्य रचना की जाती है। तो वो जो शोषक वर्गों की साहित्य रचना होती है उसमें उनके हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो उस साहित्य पर हम लोगों को सिर्फ यही ध्यान देना होगा कि जो उसकी रचना है उस रचना में बुनियादी शोषा जनता का जो श्रम है, तथा यह भी देखना होगा कि उस साहित्य से वर्तमान समय में जो लोगों जो श्रमिक लोग हैं उनके लिए वह कहाँ तक उपयोगी है। इन सभी बात को देखकर हम लोगों को परंपरा का मूल्यांकन करना चाहिए। इसी बात पर लेखक महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। साहित्य में मनुष्य बहुत सी आदिम भावनाएं प्रफुल्लित करता है, वो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी विवेचित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। तो इसमें बताया यह गया कि साहित्य का ऐसा कौन सा पक्ष है जो कि हमेशा स्थायी होता है, परमानेंट होता है, और इस संबंध में लेखक की राय क्या, उस राय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पाठ में हमने आपको बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो साहित्य होता है वह मनुष्य के पूरे जीवन से संबंध रखता है। पूरे के पूरे जीवन से साहित्य का निर्माण किया जाता है। तो आर्थिक जीवन के अलावा जो हमारा फाइनेंशियल जीवन है, जो हम जीवन में गरीब अमीर ऊंच नीच का फर्क देखते हैं, उसके अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। अर्थात जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है सभी के सभी एक प्राणी रूप हैं, तो प्राणी के रूप में जीवन बिताते हैं। और साहित्य में बहुत सी ऐसी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे सिर्फ और सिर्फ प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी विवेचित होती है। तो वैसा साहित्य जिसमें मनुष्य के प्राणी रूप होने का वर्णन हो, उस साहित्य का जो पक्ष होता है वह हमेशा अपेक्षाकृत स्थायी होता है। उसमें जो साहित्य का वर्णन है वह हमेशा परमानेंट होता है, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है। और वैसे साहित्य जिसमें श्रमिक वर्ग का, उच्च वर्ग का, नीच वर्ग का, ऐसे साहित्य हो, इन सभी साहित्यों में उन सभी का जो वर्ग होता है वह अस्थायी होता है। और साहित्य का जो प्राणी रूप होता है, इस प्राणी रूप में जो जीवन बिताया जाता है वह हमेशा स्थायी होता है। तो इस संबंध में लेखक की यही राय है कि साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं विवेचित होती है, और साहित्य का यही पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात ये पंक्ति पाठ में हमने आपको पढ़ाया था, तो पूछा यह जा रहा है कि ये जो पंक्ति है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे कि समाज में। तो लेखक इस पंक्ति के द्वारा हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, इस पंक्ति के द्वारा लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक के कहने का आशय है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक के कहने का आशय है कि जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, समाज में हमेशा विकास चलता रहता है, दिन प्रतिदिन विकास होती रहती है, उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी विकास प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया को संपन्न, परिपूर्ण, दोष रहित मान लेंगे तो फिर कभी ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। विकासशील समाज में विकास प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं होती, उसी प्रकार साहित्य में भी विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। अर्थात जैसे जैसे समाज विकास करेगा वैसे वैसे साहित्य की विकास प्रक्रिया भी चलती रहेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छे से समझना है तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस पाठ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है, आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को देख लीजिएगा तो आप सभी के सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिखना सीख जाइएगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने हुए रहिए, हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से याद करवा देंगे और इसके बाद आप इसकी व्याख्या की वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन यह था कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे कि समाज में। लेखक का इस बात से यही आशय है, हम आपको शॉर्टकट में फिर से समझा देते हैं। जैसे कि हमारा समाज है, हमारे समाज में हमेशा विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। हमारा जो समाज है यह विकासशील समाज है। तो उसी प्रकार बताया जा रहा है कि जो साहित्य होता है उस साहित्य में भी हमेशा विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हम लोग साहित्य को विकसित मान ले तो विकसित मान लेने से जो साहित्य है उस साहित्य में कवि होगा ही नहीं, कवि का कोई नाम ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं हो पाएगा, साहित्य का विकास वहीं रुक जाएगा। उसी प्रकार बताया गया कि विकासशील समाज में विकास प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य में भी विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। अर्थात जैसे जैसे हमारा समाज विकास करेगा उसी समाज के अनुसार वैसे वैसे साहित्य की विकास प्रक्रिया चलती रहेगी और उसी समाज के आधार पर साहित्य बनते रहेंगे, साहित्य का निर्माण होता रहेगा। तो इसमें सिर्फ यही बात समझाया गया कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जिससे कि समाज में विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए
उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। जो लेखक हैं, इस पाठ के लेखक हमने को बताया था, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वे मानव चेतना का आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करते हैं। तो लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति वश स्वाधीन भाव का त्याग करना अनिवार्य नहीं। लेखक इस पक्ष में दृष्टांत देता है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था, लेकिन अमेरिका की सभ्यता ने नहीं। उसी प्रकार सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान दो ही काव्य के केंद्र थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो लेखक वे मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करते हैं। तो जो लेखक है वे मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता को स्वीकार करता है, क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक परिस्थिति है और उसी परिस्थिति व स्वाधीन भाव का त्याग करना अनिवार्य नहीं। इसी बात में लेखक एक पक्ष में दृष्टांत भी देता है, अर्थात एक पुराने समय की बात बताता है कि पुराने समय में प्राचीन काल में अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन जो एथेंस था, उस एथेंस की जो सभ्यता थी, जो कल्चर थी, जो परंपरा थी, उसकी परंपरा ने सारे के सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था, सारे के सारे यूरोपो लोगों के मन को मोह लिया था। लेकिन जो अमेरिका है, उस अमेरिका के लोगों ने नहीं। तो उसी प्रकार जो सामंतवाद है वह दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान दो ही काव्य के केंद्र बने रहे और इन्हीं दो जगह साहित्य का भंडार उत्पन्न होता रहा। तो इस बात के जरिए सिर्फ इतना ही समझाया जाता है कि जो मानव चेतना है, मानव चेतना को प्रभावित करने के लिए जो स्वाधीनता होना जरूरी है, और उसी के दृष्टांतों के द्वारा दो एग्जाम्पल के जरिए लेखक ने इसको समझाया। पहला एग्जाम्पल था कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया, और उसी प्रकार सामंतवाद पूरी दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान केवल दो ही उस समय काव्य के केंद्र बने रहे। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमि स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है। जो साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका है उसको स्वीकार करते हुए लेखक ने किन खतरों से आगाह किया है, अर्थात किन खतरों के बारे में हम लोगों को बताया है। तो साहित्य निर्माण में प्रतिभाशालियों की भूमिका लेखक स्वीकार करता है, क्योंकि साहित्य निर्माण में उनकी भूमिका अद्वितीय और निर्णायक है। लेकिन इस स्वीकारात्मक पक्ष में खतरा भी है, क्योंकि प्रतिभाशाली मनुष्य की कृति साहित्य में दोष नहीं होता तो हम दावा नहीं कर सकते। कला का निर्दोष होना भी एक दोष है। जब तक कला में दोष नहीं होगा उसे हम अद्वितीय कला कहते हैं। उस कला के पक्ष में अन्य प्रतिभाशालियों का उल्लेखनीय कार्य संभव नहीं हो सकता है। इसमें प्रतिभा की भूमिका को स्वीकार करते हुए लेखक ने सिर्फ एक खतरा के बारे में इसमें बताया। इसको आप अच्छे से समझिएगा कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली की भूमिका लेखक स्वीकार करता है, क्योंकि प्रतिभाशालियों के बिना इस साहित्य निर्माण में अद्वितीय और निर्णायक है। उसे स्वीकारात्मक करना पक्ष में भी खतरा है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली मनुष्य होता है उसकी जो कृति होती है, कृति साहित्य को कहा जाता है, रचना को कहा जाता है। तो जो प्रतिभाशाली मनुष्य की कृति होती है, अगर उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होगा तो हम दावा नहीं कर सकते कि वैसा मनुष्य जिसने साहित्य का रचना की और उसके साहित्य में किसी प्रकार का कोई भी गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, दोष ना हो। हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि उस कवि के साहित्य में किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो कला होती है उसका निर्दोष होना भी एक दोष है। अगर कोई कला बिल्कुल ही निर्दोष हो, उसने आज तक किसी प्रकार का कोई गलती ना की हो, तो वह भी एक प्रकार का दोष है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं और गलती करने से आगे सीखते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई गलती ही ना हो, इसका मतलब है कि वह कभी कोई काम ही नहीं करता है, और जो काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगी, और जब वह काम नहीं करेगा, अपने कर्म में आगे की ओर ना बढ़ेगा, तो वह सफलता को हासिल नहीं कर सकता है। तो वही इसमें बताया गया कि जो लोग काम करते हुए आगे बढ़ते हैं उनसे गलतियाँ भी होती है, और गलतियों को सुधारने से वे जीवन में सफल भी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार बताया गया कि कला का निर्दोष होना भी एक दोष है, अर्थात वैसा कला जिसने कभी किसी प्रकार को गलती ना की हो वह एक प्रकार का संपूर्ण प्रमाण का कला नहीं हो सकता है। जब तक कला में दोष नहीं होगा उसे हम लोग अद्वितीय कला कहते हैं। उस कला के पक्ष में अन्य प्रतिभाशालियों का जो उल्लेखनीय कार्य है वह कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमि स्वीकार करते हुए भी लेखक एक खतरे से आगाह करता है। वह खतरा यह है कि साहित्य जो होता है वह हमेशा निर्दोष नहीं हो सकता, उसका निर्दोष होना भी एक दोष है, और जब तक कला में किसी प्रकार की गलती ना होगी उस कला को हम लोग अद्वितीय कला नहीं कह सकते हैं। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं।
जो राजनीतिक मूल्य होते हैं, जो राजनीतिक का मूल्य होता है उससे साहित्य के मूल्य हमेशा अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक मूल्यों से साहित्य मूल्यों से अधिक स्थायी होता है। इस पक्ष में लेखक कहते हैं, अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक कविता में लिखा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल की काव्य सागर की ध्वनि तरंग हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है। उसी प्रकार जब किसी साम्राज्य का राजनीतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वहाँ के कवि साहित्यकार संस्कृति में आकाश में चमकते नजर आएंगे तथा उनका प्रकाश पूरब की अपेक्षा करोड़ों लोगों को नई दिशा देगी। तो इसके जरिए सिर्फ हमको दो बात को समझना है कि जो राजनीतिक मूल्य है उनका जो साहित्य के मूल्य से अधिक स्थायी होना कैसे होते हैं। अर्थात जो साहित्य के मूल्य होते हैं वे कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, लेकिन जो राजनीतिक मूल्य होता है हमेशा स्थायी रहता है, हमेशा परमानेंट रहता है। तो ऐसा परमानेंट रहने का कारण क्या है? तो राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। इस पक्ष में लेखक कहते हैं, और कवि अंग्रेज टेनिसन के लिखी लैटिन कवि वर्जिल पर एक कविता भी लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, क्योंकि जो रोमन साम्राज्य था वह अपने मूल्य को स्थायी रूप से नहीं बना पाया, परमानेंट नहीं रख पाया, बढ़ाने घटाने से उसका जो वैभव था, जो प्रसिद्धि थी वह समाप्त हो गया था। लेकिन वर्जिल ने स्थायी बनाए रखा, जिस कारण उसके काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हमारे हृदय को, हमारे दिल को आनंद विहल कर देती है। उसी प्रकार जब किसी साम्राज्य का राजनीतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वहाँ के कवि साहित्यकार संस्कृति में आकाश में चमकते नजर आएंगे तथा उनका जो प्रकाश है वह पूर्व की अपेक्षा करोड़ों नई लोगों की दिशाएं देगी। जैसे पुराने समय में उनकी जो साहित्य होती है, उन साहित्य से पढ़ने से जो लोगों का आगे का दिशा मिलती थी, उसी की अपेक्षा, उनके प्रकाश की अपेक्षा करोड़ों लोगों को नई दिशाएं देगी। जातीय असीमता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और इसका क्या महत्व बताता है? जातीय असीमता, यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको पाठ में पढ़ाया था। तो जो जातीय असीमता है इसके बारे में लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है, किस प्रसंग में इसके बारे में बताता है और उसका हमारे जीवन में महत्व क्या है? तो जातीय असीमता का उल्लेख लेखक साहित्य के विकास प्रसंग में करता है। अर्थात साहित्य का विकास, जो इससे पहले एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार मानव के समाज में विकास की प्रक्रिया चलती है, उसी प्रकार साहित्य का विकास प्रक्रिया भी चलती रहेगी। तो जातीय असीमता का उल्लेख भी लेखक साहित्य के विकास प्रसंग में करता है। उसके महत्व में बताने के लिए लेखक का कहना है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों का विशेष भूमिका होती है, क्योंकि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं। तो जातीय असीमता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है? तो साहित्य के विकास प्रसंग में उल्लेख करता है। और उसका क्या महत्व बताता है? तो उसका सिर्फ एक ही महत्व बताता है कि उसके महत्व को बताने के लिए लेखक का कहना है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह किसी प्रकार का जन समुदायों और जातियों का विशेष भूमिका भी होती है, क्योंकि जो यूरोप का सांस्कृतिक विकास हुआ था, जो यूरोप की संस्कृति विकास की ओर बढ़ी थी, उसके बढ़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह प्राचीन यूनानियों की थी और यूनानी एक जाति होती है। तो बताया यही जा रहा है कि वह किसी अन्य जाति की उस समय भूमिका नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्राचीन यूनानियों की भूमिका थी। उसी प्रकार जातीय असीमता, इस एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जातीय असीमता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है? तो साहित्य के विकास प्रसंग में। और उसका क्या महत्व बताता है? तो उसका सिर्फ यही महत्व बताता है कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह किसी प्रकार की विशेष जाति की भी भूमिका होती है साहित्य को निर्माण करने में। जातीय और राष्ट्रीय असीमताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है? इससे पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको जातीय असीमता के बारे में बता दिया है और उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि जातीय और राष्ट्रीय असीमता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में किस प्रकार की समानताएं बताता है। जातीय और राष्ट्रीय असमानताओं के स्वरूप का अंतर बताते हुए लेखक ने कहा है, बैंक किसी भी राष्ट्र में अनेक जातियां रहते हैं और उनकी असीमताएं भी अनेक होती है, परंतु एक राष्ट्र की एक असीमता होती है। परंतु जिस समय किसी राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो जातियों को असीमता को गौण कर विविध जातियों में केवल राष्ट्र की असीमता प्रधान हो जाती है। लेकिन दोनों में समानता भी है, क्योंकि जातीय असीमता ही राष्ट्रीय समता के रूप में बड़ा बन जाता है, अथवा राष्ट्रीय असीमता जातीय असीमताओं का आत्मसात कर वृहद रूप धारण करके मुसीबत से रक्षा करने में सहायक सिद्ध होता है। सबसे पहले ये जो बैंक लिखा हुआ है, ये बैंक नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए था की। जैसे कि हम आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं, जातीय और राष्ट्रीय असीमताओं के स्वरूप के अंतर को बताते हुए लेखक ने कहा है कि, यहाँ की होना चाहिए था, कहा है कि किसी भी राष्ट्र में अनेक जातियां रहते हैं। जैसे कि हमारा भारत एक राष्ट्र है, तो जो हमारा भारत एक राष्ट्र है उसमें अनेक प्रकार की जातियां रहती है। तो वही प्रकार बताते हैं कि लेखक किसी भी राष्ट्र में अनेक जातियां रहती है और उनकी असीमताएं भी अलग अलग होती हैं। सभी के जो धर्म होते हैं, सभी के जो रीति रिवाज होते हैं अलग अलग होते हैं, परंतु एक राष्ट्र की असीमता होती है। अर्थात अनेक जाति होती हुई सभी के सभी एक राष्ट्र में शामिल होते हैं। परंतु जिस समय किसी भी राष्ट्र पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाती है
तो उसमें जो जाति होते हैं उनकी असीमता गौण कर चुपचाप रहकर विविध जातियों में केवल राष्ट्र की असीमता प्रधान हो जाती है। अर्थात राष्ट्र में जितनी भी जातियां हैं वे सभी की सभी आपस में मिलकर एकता के रूप को धारण कर लेती है। लेकिन दोनों में समानता भी है, क्योंकि जातीय असीमता है तो राष्ट्रीय असीमता के रूप में बड़ा बन जाता है। तो बताइए जरा कि सभी की सभी जातियां मिलकर ही तो राष्ट्रीय असीमता के रूप में बड़ा बन जाता है, अथवा राष्ट्रीय असीमता जातीय असीमताओं को आत्मसात कर वृहद रूप धारण कर मुसीबत से रक्षा करने में सहायक सिद्ध होता है। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है यह एक बहुजातीय राष्ट्र है। बहुजातीय राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र में अनेक धर्म के अनेक जाति के लोग एकता पूर्वक समानता के साथ रहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ही ठीक है और बिल्कुल ही शॉर्ट आंसर है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुजातीय राष्ट्र अनेक हैं। सोवियत संघ में सबसे अधिक जातियां शामिल है, अर्थात जो हमारा भारत है इस भारत राष्ट्र के अलावा एक सोवियत संघ है और सोवियत संघ में सबसे अधिक जातियां शामिल है। परंतु उनका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है, जैसा कि भारतीय जातियों का जो राष्ट्रीय इतिहास है वह एक है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना बल्कि दो भागों में विभक्त होकर राष्ट्रीयता को विभाजित कर डाला। जो यूरोप था वहाँ के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन जो यूरोप था वह कभी राष्ट्र बना ही नहीं था, बल्कि दो भागों में विभक्त होकर उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता को भी विभाजित कर डाला था। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से जो भारत है उसका मुकाबला कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता है। इसका यही कारण है कि जो अनेक राष्ट्र होते हैं उसमें जातियां तो बहुत अधिक होती है, लेकिन वे अपने राष्ट्र में ही बंटवारा कर देते हैं, अपने राष्ट्र को ही विभाजित कर देते हैं। लेकिन जो हमारा भारत देश है यह एक ऐसा देश है जो अनेक जातियों के साथ अनेक धर्मों के साथ समानता के रूप को बनाकर चल रही है। इसीलिए बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता है। भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो भारत की बहुजातीयता है, बहुजातीयता का मतलब होता है अनेक जातियां। तो भारत में जो अनेक जातियां रहती है उसका मुख्यतः संस्कृति है की देन है या फिर इतिहास की देन है। अर्थात भारत में अनेक प्रकार की जाति है, यह किसका देन है? पुराने समय के कल्चर का देन है, पुराने समय का रीति रिवाज का देन है, या फिर पुराने समय के इतिहास का देन है। और देन है तो कैसे है? तो भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, अर्थात दोनों की देन है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीयता बहुजातियों में अपने को पिरोकर अद्वितीय माना जाता है। अर्थात यहाँ की एक मुख्य और बिल्कुल ही अच्छी बात बताई जाती है कि जो भारत की बहुजातीयता है वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि जो यहाँ की राष्ट्रीयता है वह एक जाति तथा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। अर्थात जो एक जाति है वह दूसरी जाति से युद्ध करके उस पर राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करके कायम नहीं हुई है, बल्कि जो हमारी राष्ट्रीयता है वह बहुजातियों को अपने में पिरोर कर, अर्थात सभी की सभी जाति अपने आप को अद्वितीय मानती, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर बहुजातीय राष्ट्रीयता का स्थापना की है। इसलिए भारत बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। जो समाजवाद है वह राष्ट्रीय आवश्यकता है, अर्थात समाजवाद का होना राष्ट्र के लिए आवश्यक है, भारत के लिए आवश्यक है। तो इस प्रसंग में लेखक ने किन किन विचार के बारे में बताया, उन विचारों पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। आज समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के विचार से यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असीमता पहले से कितना पुष्ट होगी इसकी कल्पना की जा सकता है। देश के साधनों का सदुपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो समाजवादी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि समाजवाद राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इस प्रसंग में लेखक ने अनेक विचार किए हैं। सबसे पहले आज समाजवाद जो है वह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के विचार से यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने से जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असीमता पहले से कितना अधिक पुष्ट होगी इसकी कल्पना ही सिर्फ की जा सकती है, क्योंकि देश के साधनों का जो सदुपयोग है वह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। जो हमारे देश में अनेक प्रकार के साधन है, खनिज हैं, उन सभी साधनों का उपयोग, सदुपयोग, अच्छे तरह से उपयोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही हम लोग कर सकते हैं।
छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े थे, समाजवादी व्यवस्था को उन्होंने कायम करके पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। जो भारत की अपेक्षा छोटे बड़े अनेक राष्ट्र हुआ करते थे, उन सभी ने अपने राष्ट्र में समाजवादी व्यवस्था को कायम किया और समाजवादी व्यवस्था कायम करने से उनकी जो अपेक्षा थी वह कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगी। उसी प्रकार बताया जा रहा है कि जो भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास है वह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था से ही संभव है। अर्थात अगर हमारे भारत में समाजवादी व्यवस्था नहीं होती तो इस प्रकार जो भारत का विकास निरंतर हो रहा है, भारत का विकास ना हो पाता। यही चीज़ इसमें बताई गई है और लेखक इस विचार में क्या क्या प्रकाश डालते हैं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। तो सबसे पहले हम आपको एक बात और बताते हैं, ये जो परंपरा का मूल्यांकन पाठ है यह एक निबंध है और निबंध थोड़ा पढ़ने में मुश्किल टाइप लगता है, थोड़ा समझने में कठिनाई होती है, जबकि कहानी जब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो निबंध इस चैप्टर की व्याख्या की जब आपको वीडियो देखिएगा तो उसमें थोड़ा बोरिंग टाइप आपको फील होगा क्योंकि यह एक निबंध है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस प्रकार की विधा है, तो यह एक निबंध है। तो लेखक जब इस निबंध का समापन करते हैं, जब समाप्त करते हैं तो वे कैसा स्वप्न देखते हैं, किस प्रकार का सपना देखते हैं और उसे साकार करने में वे परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है उस पर विचार करें। तो जब लेखक निबंध का समापन करते हैं तो उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी, उस दिन अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे। साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे होंगे। तब साहित्यकार की रचना को पढ़ेंगे, जो साहित्यकारों की रचना होती है उन सभी रचना को जब सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो सभी साहित्य को पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो साहित्य से उनका पूरा परिचय होगा और सही अर्थ में साहित्य परंपरा का मूल्यांकन कर पाएगा। जो साहित्य होता है वह परंपरा हमारे रीति रिवाजों का मूल्यांकन तभी कर पाएगा जब देश के सभी लोग साक्षर होंगे, देश के सभी लोग पढ़े लिखे होंगे और देश के सभी लोग साहित्यकारों की रचना को पढ़ेंगे। तो लेखक निबंध का समापन करते हुए सिर्फ यही स्वप्न देखते हैं कि जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी तो उस दिन जब समाजवादी व्यवस्था कायम होगी, तो जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि समाजवादी व्यवस्था कायम होने से भारत का विकास निरंतर हो रहा है और भारत आगे भी विकास करती रहेगी। तो जब समाजवादी व्यवस्था कायम होगी तो उससे अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे, तब साहित्यकारों की रचना को भी पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो साहित्य से उनका पूरा परिचय भी होगा और सही अर्थ में जो साहित्य है उस साहित्य परंपरा का मूल्यांकन को कर पाएंगे। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। जो साहित्य होता है वह अपने रूप में स्वाधीन होता है, इस मत को, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, सही बताने के लिए लेखक ने कौन कौन से तर्क दिए हैं और कौन कौन से प्रूफ अर्थात प्रमाण उपस्थित किए हैं। तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है जबकि परिस्थितिवश जातियां पराधीन होती है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने प्रमाण उपस्थित हुए कहा है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए, लेकिन एथेंस का साहित्य संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। यहाँ एथेंस नहीं होना चाहिए था, यूरोप होना चाहिए था। संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, न कि अमेरिका साहित्य। यहाँ एक बार आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, अगर आप इसका फेयर कीजिएगा तो यहाँ एथेंस नहीं होगा, यहाँ यूरोप होगा। इसका पीडीएफ जो हम आपको देंगे वो बिल्कुल सही करके देंगे, यहाँ यूरोप होगा। तो लेखक प्रमाण देते हुए, तर्क अपना बताते हुए सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि साहित्य जो है वह अपने रूप में स्वाधीन होता है। अगर आपको कोई गुलाम भी बनाए हुए है लेकिन आप अपने साहित्य के रूप को दिखाते हैं तो आप वहाँ के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और उसी का उदाहरण देते हुए, उसी के मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने एक प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है कि जो अमेरिका और एथेंस है ये दोनों के दोनों देश गुलाम हुए थे, जो इससे पहले एक क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ा दिया। तो ये दोनों के दोनों देश गुलाम हुए थे, लेकिन जो एथेंस है उसका साहित्य संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया था, न कि अमेरिका का साहित्य। ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है व्याख्या करें। व्याख्या करें, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। इससे पहले जिन चैप्टर को हमने आपको पढ़ाया उसमें व्याख्या करें, कैसे व्याख्या किया जाता है उसके बारे में संपूर्ण डिटेल दे दी है। फिर से हम आपको स्पीडली समझा देते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। व्याख्या करें, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, यह 5 नंबर का पूछा जाता है। आपके बुक से, किसी भी बुक से, हिंदी का 2 बुक है आपका, एक हिंदी गोधूली और एक हिंदी वर्णिका है। हिंदी गोधूली के जस्ट बाद हम हिंदी वर्णिका को भी आपको पढ़ाएंगे। पहले से जो पिछले साल पढ़ाए हुए हिंदी वर्णिका का वीडियो तब तक आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बुक का एक पंक्ति आपको दे दिया जाएगा और उस पंक्ति को पढ़कर सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये पंक्ति किस बुक का है, उस बुक के किस पाठ का है, उस पाठ के लेखक कौन है और वो जो पंक्ति लिखा हुआ उस पंक्ति से लेखक उस पाठ में हम लोगों को क्या समझाना चाहते थे। इसको सब आप गए और उसको अच्छी तरह से लिख दिए, उसी को व्याख्या करना कहा जाता है।
तो पंक्ति यही है, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम, और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। तो ये पंक्ति पढ़कर जब हम पाठ पढ़े रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये पंक्ति तो हम लोगों ने परंपरा के मूल्यांकन पाठ में पढ़ा था। और अगर हमने पाठ को नहीं पढ़ा तो एक बार हम आपको फिर से कह देते हैं, स्पीड बढ़ाकर आप परंपरा के मूल्यांकन पाठ की संपूर्ण व्याख्या को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी क्वेश्चन के आंसर कुछ ना कुछ जरूर लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है, पंक्ति पढ़कर ये पता लगा लेना किस बुक का है, किस पाठ का है, उस पाठ के लेखक कौन है और पंक्ति के द्वारा लेखक हम लोगों को क्या समझाना चाहते थे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड, हिंदी गोधूली भाग 2 में भी 2 पार्ट है, एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। काव्य खंड जस्ट गद्य खंड के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो हिंदी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड परंपरा का मूल्यांकन पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। इससे पहले हमने बताया इस पाठ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड परंपरा के मूल्यांकन पाठ से लिया गया, जिसके लेखक विलास शर्मा जी हैं। इतना लिखने से आपका 5 में से 2 नंबर कन्फर्म हो जाता है, और उसके बाद लाइन को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर का ये पूछा जाता है, तो 2 नंबर आपको इतना में मिल जाएगा। इतना लिखने में प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली भाग 2 के गद्य खंड परंपरा का मूल्यांकन पाठ से लिया गया और जिसके लेखक विलास शर्मा जी है। निबंध संदर्भ में, अर्थात इस निबंध संदर्भ में लेखक का मत है कि मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी असीमता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह असीमता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजित होकर भी बंगाल के लोगों ने अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान अविभाजित रखे हुए, लेकिन पंजाब विभाजन के बाद दोनों को अलग अलग साहित्यिक परंपरा बनी। अतः विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना की आए तो ज्ञान हो जाएगा कि साहित्य परंपरा का ज्ञान कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा है। इसे न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, इतना पढ़कर सिर्फ आपको एक बात समझना है। वो एक बात क्या समझना है हम आपको बता देते हैं कि बंगाल भी विभाजित हुआ था और पंजाब विभाजित हुआ था। जब बंगाल विभाजित हुआ था तो उसका जो पुराने समय का कल्चर था, जो उसका पुराने समय का परंपरा था, जो उसका पुराने समय का रीति रिवाज था, विभाजित होने के बाद भी दोनों विभाजित लोगों के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखा, अर्थात पुराने समय के रीति रिवाजों को बनाए रखा और उससे विभाजित न होने दिया। उस साहित्यिक परंपरा का ज्ञान जो था उसे अविभाजित अभी तक वे रखे हुए हैं। लेकिन जब पंजाब का विभाजन हुआ तो पंजाब जब 2 रूपों में बटा, तो पंजाब का विभाजन होने के बाद दोनों का अलग अलग साहित्यिक परंपरा बना, अर्थात दोनों ने अलग अलग परंपरा का ही निर्माण कर लिया, बल्कि जो अपनी पुरानी परंपरा थी उसको त्याग दिया। तो वही बताया गया कि अतः विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना से हम लोगों को सिर्फ यही ज्ञान होता है कि साहित्य परंपरा का ज्ञान कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। तो साहित्य परंपरा का ज्ञान पंजाब में कम है और बंगाल में ज़्यादा है। इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं ये अब आप समझ गए होंगे। तो पंक्ति कैसे होता है, व्याख्या कैसे किया जाता है, बिल्कुल ये अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इस पाठ से अगर किसी अन्य पंक्ति की भी व्याख्या आपके लिए करने के लिए कहा जाएगा और आप पाठ को पढ़े हुए रहेगा तो आप उस पाठ के व्याख्या के उस पाठ की पंक्ति को आप व्याख्या जरूर कर दीजिएगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सभी के सभी क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, और अगर आपको नहीं याद हुए तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे पास क्लास 10th के और अधिक स्टूडेंट हो जाएंगे और आगे के समय में हम आप लोगों को लाइव क्लास भी करवा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और जो हमने आपको पढ़ाया, अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के अलावा भी आपको अन्य सभी चैप्टर्स के पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।